जनाब आज है 6 फरवरी 2024 और मेडिकल इमेजिंग का आज हमारी क्लास में आखिरी दिन है। सारे टॉपिक्स हम कवर कर चुके हैं, लेकिन नई वाली रीड एंड राइट के क्वेश्चंस अभी हम आपके साथ करने जा रहे हैं। क्वेश्चन है मार्च 2021 का। कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन को हमने एक्सेलरेट कराया 15 किलो वोल्ट के पोटेंशियल से, और जब ये इलेक्ट्रॉन टकराता है मेटल की टारगेट से तो उससे एक्स रेज प्रोड्यूस होती हैं। सवाल है कि जो एक्सरे का स्पेक्ट्रम होता है वो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम होता है। तो पहली बात तो मुझे सिर्फ कोई बच्चा ये बता दे, कोई बच्चा बता दे, अंशर आप बता दें, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम का मतलब क्या होता है। कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम का मतलब क्या होता है, और मैं आपको ग्राफ भी दिखा दूं, ये चीज है, इसी के अंदर कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम भी नजर आ रहा है जी। नहीं नहीं, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम अंशरा, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। इमिशन स्पेक्ट्रम और उसका भी अभी फर्क बता देता हूं मैं जी। कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम मतलब इंटरमीडिएट्स होते हैं। कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम का मतलब होता है कि जो लाइट के फोटोन एमिट होंगे उसमें हर तरह की वेवलेंथ का फोटोन होगा, उसमें हर एनर्जी, यानी ऐसा नहीं है कि एक फोटोन 450 का है तो अगला फोटोन 490 का है। 450 का है तो 451 वाला भी मिलेगा, 452 वाला भी मिलेगा, 453 वाला भी मिलेगा। हर तरह की वैरायटी मिलती है, और अब हर तरह की वैरायटी मिल रही होती है तो इसको हम लोग कहते हैं कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। ठीक है। एक होता है लीनियर स्पेक्ट्रम या लाइन स्पेक्ट्रम। लाइन स्पेक्ट्रम का मतलब क्या होता है सर? लाइन स्पेक्ट्रम का मतलब होता है कि अगर हम उसको स्पेक्ट्रम में जाके देखेंगे ना तो लाइनें बनी हुई होंगी, और हर लाइन की वेवलेंथ बिल्कुल अलग अलग होगी। एक 450 नैनोमीटर है तो अगली वेवलेंथ 490 नैनोमीटर आ रही है, और इन दोनों के बीच में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। और याद रखिएगा ये डिफरेंस इस बात को शो करता है कि जो वेवलेंथ है वो हर वेवलेंथ का फोटोन अवेलेबल नहीं है। और ऐसा स्पेक्ट्रम हमेशा जब मिलता है जब इलेक्ट्रॉन किसी हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल में छलांग लगा रहे होते हैं। एंड हम कह सकते हैं ड्यू टू द डी एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जब इलेक्ट्रॉन डी एक्साइटेड होगा तो उससे जो फोटोन इमिट होंगे उनकी वेवलेंथ के अंदर डिस्क्रीट वैल्यूज होंगी। और जब कभी इलेक्ट्रॉन डीसेलेरेट होगा तो डीसेलेरेट होने पर उससे जो फोटोन इमिट होंगे उसमें हर तरह की वेवलेंथ का फोटोन अवेलेबल होगा। तो आप अगर इसकी मार्किंग स्कीम पढ़े ना तो इसकी मार्किंग स्कीम में भी वर्डिंग यही वाली है। जो मैं लिखना नहीं चाह रहा, मैं पढ़ के सुना देता हूँ आपको। पढ़ के सुना देता, क्योंकि मैं लिखूंगा ना तो लिखने में बहुत लंबा टाइम लग जाएगा। जो बात मैं समझा चुका हूँ पहले कई क्लासेस में। अब मुझे ये याद नहीं आ रहा कि इसकी मार्किंग स्कीम ये रही। क्वेश्चन नंबर 11 जरा देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11। देखिएगा इसके अंदर वो क्या कह रहे हैं। सर इलेक्ट्रॉन जब मेटल की प्लेट को हिट करता है तो इलेक्ट्रॉन डीसिलरेट होता है। जब डीसिलरेट होता है तो उससे जो फोटॉन्स निकलते हैं, ठीक है जनाब, इसका इलेक्ट्रॉन का डिसेलेरेशन में रेंज होती है। रेंज का मतलब हर वैल्यू का डिसेलेरेशन होगा। कोई इलेक्ट्रॉन कम डिसेलेरेट हो रहा होगा, कोई इलेक्ट्रॉन ज्यादा डिसेलेरेट हो रहा होगा। और जब इलेक्ट्रॉन की डिसेलेरेशन में वेरिएशन बहुत ज्यादा होगी ना तो उससे जो फोटोन एमिट होंगे उनमें भी क्या होगी जनाब, हर तरह की वेवलेंथ का फोटोन अवेलेबल होगा। तो देयर इज अ रेंज ऑफ वेवलेंथ। ठीक, तो अब अपनी बात रिपीट कर रहा हूँ, अल्फाज को जरा समराइज कर, कंसाइज कर रहा हूँ, और ये अल्फाज फिर मैं अंशारा से सुनना चाहूंगा। बेटा जरा सुनिए सवाल। कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम का मतलब क्या होता है? सर जो स्पेक्ट्रम होगा ना उसमें हर वेवलेंथ का फोटोन अवेलेबल होगा। वजह? सर देयर इज अ रेंज ऑफ डिसेलेरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो देयर इज अ रेंज ऑफ वेवलेंथ ऑफ फोटोन। और जब रेंज ऑफ वेवलेंथ ऑफ फोटोन है तो जो इसका स्पेक्ट्रम होता है वो कंटिन्यूअस बनता है जी। अंशरा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम? हाँ जी। सर जब इलेक्ट्रॉन हिट करेगा टारगेट को तो इलेक्ट्रॉन डिसिलरेट होगा, स्लो डाउन होगा। कोई कम स्लो डाउन होगा, कोई ज्यादा स्लो डाउन होगा। तो डिसिलरेशन में वेरिएशन है, रेंज है, इसलिए फोटोन में भी रेंज है। अच्छा मारिए, आपसे सवाल पूछूंगा, लीनियर स्पेक्ट्रम कब बनता है? लीनियर स्पेक्ट्रम कब बनता है? जब इलेक्ट्रॉन सर हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल पे जंप करता है तो इसको बोलते हैं डी एक्साइटेड होना। और डी एक्साइटेड में सर्टेन वैल्यूज के फोटोन इमिट होते हैं, क्योंकि वहां पे दोनों एनर्जी लेवल का जो डिफरेंस होता है
उस डिफरेंस के अकॉर्डिंगली फोटोन इमिट हो रहे होते हैं। तो वहां पे कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम नहीं बनता बल्कि लीनियर स्पेक्ट्रम बनता है। सवाल, मारिया बताइए लीनियर स्पेक्ट्रम का क्या मतलब है? सही बात है, और हर तरह की अलग अलग लाइन बन रही होती है, ठीक है। अच्छा, बीच में ना हफ्सा ने एक सवाल का, जो मैं सवाल ये कर रहा था, हफ्सा ने आंसर कुछ और दे दिया था, इसलिए मैं हफ्सा की करेक्शन करना चाहूंगा। हफ्सा, स्पेक्ट्रम दो तरह के होते हैं, एक होता है इमिसिव स्पेक्ट्रम, एक होता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। इमिसिव स्पेक्ट्रम जब बनता है जब इलेक्ट्रॉन हाई से लो में जम करता है तो वो फोटोन इमिट करता है। जब वो इमिट करता है तो उससे बनता है इमिसिव स्पेक्ट्रम, ठीक है। और आपको मैंने एक टॉपिक पढ़ाया था कूल हाइड्रोजन गैस, उसमें हाइड्रोजन गैस का एक क्लाउड था, क्लाउड में से जब मैंने लाइट को पास कराया था तो उससे डार्क लाइनें बन रही थी, उस डार्क लाइनों वाले स्पेक्ट्रम को हम लोग बोलते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। हफ्सा, बात दोनों का फर्क समझ में आ रहा है? इमिसिव, जब इलेक्ट्रॉन हाई से लो में जम करेगा तो इलेक्ट्रॉन फोटोन इमिट करेगा, इमिट करना इमिसिव स्पेक्ट्रम। और जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, कूल हाइड्रोजन गैस वाला, तो उससे बनेगा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, जिसमें डार्क लाइनें बनेंगी। हफ्सा बड़ा डिफरेंस समझ में आ गया? बस सही है, बस सही है। अब जरा हम जल्दी से सवाल पर आ जाते हैं, क्योंकि बेटा ये चैप्टर खत्म हो गया ना। अब चैप्टर खत्म होने के बाद भी अगर बच्चे के पास कॉन्सेप्ट नहीं है और मैं सुनाई चले जा रहा हूँ तो मैं चैप्टर कोर्स खत्म कर रहा हूँ, बच्चे के कॉन्सेप्ट थोड़ी बेहतर कर पा रहा हूँ। अच्छा, अब जरा यहाँ पर आ जाइए। क्वेश्चन है कैलकुलेट वेवलेंथ ऑफ हाईएस्ट एनर्जी एक्सरे फोटोन, ठीक है। तो आपको याद होगा कि अगर मतलब इस सवाल के अंदर मैं बच्चा बोले सर पका ही नहीं, बस आसान सी बात करके खत्म करें, तो आसान सी बात तो बेटा ये है कि 15 किलो वोल्ट का इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट कराया। सर अब इलेक्ट्रॉन को इतने हाई वोल्टेज से एक्सेलरेट कराएंगे ना, तो इलेक्ट्रॉन में काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी 15 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। अच्छा, अगर ये इलेक्ट्रॉन मेटल प्लेट से जाके टकराए और टकराकर एक ही कोलिजन में कम टू रेस्ट हो जाए, तो उसका डीसेलेरेशन मैक्सिमम होगा। जब डीसेलेरेशन मैक्सिमम होगा तो उससे जो फोटोन निकलेगा ना, उस फोटोन की एनर्जी हाईएस्ट होगी। उस फोटोन की एनर्जी क्या कैलकुलेट करना है? वेवलेंथ। और वेवलेंथ का फॉर्मूला होता है एच सी अपॉन लैम्डा, ठीक है जी। रिपीट कर रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन को 15,000 वोल्टेज से एक्सेलरेट कराया, तो इलेक्ट्रॉन पकड़ लेगा 15,000 ईवी काइनेटिक एनर्जी। और जब उसको ये इतनी काइनेटिक एनर्जी लेके चलेगा और मेटल प्लेट से जाके टकराएगा, तो टकराकर अगर वो एक ही कोलिजन में अगर रुक गया, तो वो सारी की सारी एनर्जी किस में कन्वर्ट करेगा? एक्सरे में। और एक्सरे फोटोन की आपने वेवलेंथ निकालनी है। अब मैं सॉल्व नहीं करूंगा, नंबर आप खुद से सॉल्व कीजिएगा। किलो इलेक्ट्रॉन की वैल्यू में डाल दूं 1.6, इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है -19, किलो होता है +3, तो ये मिलके बन जाएगा -16, ठीक है जनाब। तो बाकी बेटा आप खुद से सॉल्व करोगे, वेवलेंथ आपको निकालनी है, जो मैं नहीं कर रहा। अच्छा जी, अब आ जाइए सर ये ग्राफ के ऊपर। ग्राफ वाला सवाल मैं नहीं समझता कि आप कर सकते हैं, ठीक है। और ग्राफ वाला सवाल इसलिए थोड़ा सा मना कर रहा हूँ कि मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाया हुआ है, जिन बच्चों ने मुझसे पेपर 5 पढ़ा हुआ है, तो पेपर 5 में क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ाया था। क्वेश्चन नंबर 2 में अगर आपको याद आए तो क्वेश्चन नंबर 2 में यूं पढ़ाते थे, क्वेश्चन नंबर 2 में, कि ये लीनियर इक्वेशन नहीं है बल्कि ये एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है। इस एक्सपोनेंशियल इक्वेशन में इस एक्सपोनेंशियल इक्वेशन में अगर मैं आपसे कहूं कि दोनों तरफ ln अप्लाई कर दें, सर क्यों लगा दें? क्योंकि मैंने ग्राफ में देखा भाई ln लगा हुआ है, तो मैंने कहा बेटा दोनों तरफ ln लगा दें। जब आपने दोनों तरफ ln लगाया तो लेफ्ट साइड बन गई ln i अपॉन आई नॉट, और राइट साइड पे जो ln लगाऊंगा वो ln e को खत्म कर देता है, ln से e कट जाता है और बाकी बचा ओनली माइनस म्यू एक्स, ओनली माइनस म्यू एक्स, ठीक है जनाब। अच्छा, इस क्वेश्चन में कैलकुलेट क्या करना है? सर इस क्वेश्चन में कैलकुलेट करना है म्यू, लीनियर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट, म्यू कैलकुलेट करना है। भाई म्यू कैलकुलेट करना है, म्यू को सब्जेक्ट बना लो। जब आप म्यू को सब्जेक्ट बनाओगे तो म्यू सब्जेक्ट बनकर बनेगा ln आई अपॉन आई नॉट डिवाइडेड बाय एक्स, और मैंने माइनस को भी उधर ही फेंक दिया, या चले माइनस अभी इधर ही लगा रहने दे, माइनस को बाद में हैंडल कर लेंगे। अच्छा, अब आप जरा गौर कीजिए, हमने बेटा कैलकुलेट करना है म्यू, और म्यू कैलकुलेट करने के लिए पता क्या करूंगा, जरा सुनो। आप अपनी मर्जी से, अपनी मर्जी है, ग्राफ स्ट्रेट लाइन है और ग्राफ ओरिजिन से आ रहा है, जब ग्राफ ओरिजिन से आ रहा हो ना, तो पहला पॉइंट 0 0 ले लेते हैं अगर ग्रेडियंट निकालना हो, या 0 0 को इग्नोर मारे अगर लाइन ओरिजिन से आ रही हो, तो इस पूरे
ग्राफ पर अपनी मर्जी से कोई सा भी एक पॉइंट ले ले। तो मैं वो वाला पॉइंट ले रहा हूँ। मैंने भी क्लास से पहले ना मार्किंग स्कीम पे एक नजर मार ली थी कि उसने कौन सा पॉइंट लिया है। तो मैं वही पॉइंट दिमाग में रखते हुए ये वाला पॉइंट उठा रहा हूँ। आपकी मर्जी है, आप कोई सा भी पॉइंट ले सकते हो, कोई सा भी ले सकते हो। मैंने क्या करा, मार्किंग स्कीम में देखा उसने ये वाला पॉइंट उठाया हुआ है। उसमें उसने एक्स की वैल्यू को क्या लिया है, 10। और जब एक्स की वैल्यू को 10 लिया है ना, तो उसने वाई की वैल्यू को रीड किया है 2.08। 2.08 माइनस का। ठीक है जनाब, ये वाला जो माइनस है, ये वाला जो बेटा माइनस है, ये वाले माइनस को उड़ा देगा। ठीक है, खैर। तो मैंने ln की वैल्यू बेटा उठाई यहाँ से माइनस का 2.08, और x की वैल्यू उठाई है मैंने 10, बट ये मैंने लिख दिया जी 10। ठीक है जनाब, और ये वाले माइनस को ये वाला माइनस क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा। अब कोई बच्चा बेटा मुझको सॉल्व करके बता दे, तो म्यू का कोई आंसर आ जाएगा, और वो आंसर होगा पर सेंटीमीटर, क्योंकि हमने x की वैल्यू को सेंटीमीटर में ही लिया है। x की वैल्यू को सेंटीमीटर में लिया है, इसलिए म्यू की वैल्यू भी पर सेंटीमीटर में आ जाएगी। ठीक है जी। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास ओरिजिनल फॉर्मूला था एटीन्यूएशन का, आई अपॉन आई नॉट। पर मैंने सवाल में देखा कि उसने ग्राफ में वाई एक्सिस पे एल एन लिया हुआ है, इसलिए मैंने दोनों तरफ एल एन लगा के बेटा बना दिया एल एन आई अपॉन आई नॉट इज इक्वल टू माइनस म्यू एक्स। एक्स वहां बेटा मल्टीप्लाई था, यहाँ पे आगे डिवाइड हो गया। मैंने ग्राफ में से एक वैल्यू उठाई एक्स और वाई एक्सिस की, और उसको पुट करके मैंने म्यू का रिजल्ट निकाल लिया। समझ में आ जाती है बात? नहीं आए तो बेटा इसको दोबारा वीडियो में प्ले करके देखें। अच्छा, अब इधर आ जाए। इस सवाल के अंदर में आप में से कोई बच्चा अगर मैथ पढ़ता हो और मैथ के उसके कॉन्सेप्ट और अच्छे हो, तो क्वेश्चन क्या जरा गौर से सुनिएगा। कह रहे डिटरमाइन दी थिकनेस। तो देखो फॉर्मूला हमारे पास वही चल रहा है, आई इज इक्वल टू आई नॉट एक्सपोनेंशियल माइनस म्यू एक्स। और इस आई नॉट को मैंने वहां पे भी भेज सकता हूँ, ठीक है ना। आई नॉट को आप उधर भी लिख सकते हो। ठीक, अब जरा गौर से सुनना। डिटरमाइन थिकनेस, सर थिकनेस कैलकुलेट करना है, थिकनेस कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन के लास्ट पार्ट में हम लोग म्यू निकाल चुके हैं, उसी सवाल का पार्ट है। तो आप समझ लें मुझे म्यू की भी फिक्र नहीं है, म्यू भी मुझे पता है। ई की भी मुझे फिक्र नहीं है, मैं एल एन से इसको उड़ा दूंगा। आई अपॉन आई नॉट, ये जो आई अपॉन आई नॉट होता है ना बेटा, ये आई अपॉन आई नॉट, ये वो वैल्यू होती है, अगर आपने एक्सरे भी पढ़ चुके हो, अल्ट्रासाउंड भी पढ़ चुके हो, एटीन्यूएटेड वैल्यू। एटीन्यूएटेड वैल्यू, ठीक है। तो जो वैल्यू एटीन्यूएट हो चुकी, सही जनाब, एटीन्यूएट हो चुकी। तो ये बताइए जरा, इस क्वेश्चन को गौर से पढ़ के देखिएगा। डिटरमाइन द थिकनेस एक्स रे बीम मस्ट पास थ्रू सो दैट इंटेंसिटी ऑफ बीम इज रिड्यूस टू 5%। अब जब वो बोल रहा है रिड्यूस टू 5%, रिड्यूस टू 5%, तो इसका मतलब क्या है कि सर वो जो है ना एक्सरे, एक्स हाँ क्या एक्सरे, सर वो एक्सरे रिड्यूस टू 5%, 5% पर आ गई है। इसका मतलब है एटीन्यूएटेड होकर 5% पर आ गई है। 95% एब्जॉर्ब हो गई। जो एब्जॉर्ब हो गई वो हमारी कैलकुलेशन में नहीं आता। जो एब्जॉर्ब होने के बाद बाकी बचती है, इट इज कॉल्ड एटीन्यूएटेड वैल्यू। इट इज कॉल्ड एटीन्यूएटेड वैल्यू। तो एटीन्यूएटेड वैल्यू 5% है। तो जरा देखिएगा, आई अपॉन आई नॉट की जगह बेटा मैंने लिखा 5%। इट इज एटीन्यूएटेड वैल्यू, एब्जॉर्ब होने के बाद बची हुई वैल्यू, इट इज 5%, इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल माइनस म्यू एक्स। म्यू मैंने आपको बताया ना, म्यू तो आपने ऊपर निकाला हुआ होगा, अगर कोई बच्चा निकाल चुका हो तो मुझे बता दे। माइनस म्यू एक्स, एक्स मैंने कैलकुलेट करना, ठीक है। अच्छा बेटा अब आप ये बताइए, 5% को खत्म करना है तो सर 100 से डिवाइड करना पड़ेगा आपको। डिवाइडेड बाय 100 करोगे तो ये वाला नंबर बन जाएगा। सर आपने एल एन को खत्म करना है तो एल एन लगाना, सॉरी ई को खत्म करना है तो एल एन लगाना पड़ेगा। मैंने लेफ्ट साइड पे एल एन लगाया तो राइट साइड के ऊपर ई खत्म हो गया, और बाकी बचा ओनली माइनस म्यू एक्स। ठीक है जी। अब आप खुद बताइए, कैलकुलेटर से एल एन 0.05 निकाल लोगे, म्यू की वैल्यू ऊपर निकाली भी होगी वो पुट कर लोगे, एक्स की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, जो मैं नहीं कर रहा। टाइम बचाएं वरना बहुत लंबा टाइम हो जाएगा। कैलकुलेशन खुद से करें भाई, होमवर्क खुद से करें। सवाल मैंने पूरा समझा दिया, समझाने वाली बात पूरी समझा दी है, वैल्यूज आपने पुट करनी है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 11 होमवर्क दे रहा हूँ, और इस उम्मीद पे कि आप लोग करेंगे इसको। अच्छा जी, इस क्वेश्चन पर आ जाए। ये क्वेश्चन में कह रहे हैं कि कंटिन्यूअस वेवलेंथ अभी समझा चुका हूँ, उसका क्या मतलब है। फिर आपसे पूछ रहे हैं कि जो नैरो पीक्स बन रहे हैं, ये नैरो पीक्स बनने की क्या वजह है, तो मैं आपको बता चुका हूँ ये नैरो पीक्स किसकी वजह से बनते हैं। इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट होता है, जब इलेक्ट्रॉन किसी हाई एनर्जी लेवल से डी एक्साइट होता है, छलांग लगाता है, तो छलांग लगाने से
उससे जो एनर्जी इमिट होती है उससे लीनियर स्पेक्ट्रम बनता है, और उस लीनियर स्पेक्ट्रम की वैल्यूज को हम ग्राफ के अंदर इन पीक से रिप्रेजेंट करते हैं। जब इलेक्ट्रॉन डीसेलेरेट होता है तो उससे हर तरह की वेवलेंथ का फोटोन निकलता है। जब इलेक्ट्रॉन डी एक्साइटेड होता है तो डिस्क्रीट वैल्यूज का फोटोन इमिट होता है। काफी लंबी सुना चुका हूँ मैं इसके ऊपर आपको। अच्छा जी, उसके बाद और आगे चलें तो ये सवाल फिर वही है कि बताइए अल्ट्रासाउंड की जनरेशन का प्रिंसिपल बताएं। जनरेशन का प्रिंसिपल बताएं। आपसे बार बार कह रहा हूँ, जनरेशन और प्रोडक्शन और मेडिकल यूज, भाई इसका आंसर एक दफा खुद से लिख के देखोगे। नोट्स दे चुका हूँ, समझा चुका हूँ। अच्छा, ये एक पुराने कोर्स में एक यूनिट होती थी डीबी, डेसिबल। तो ये यूनिट अब नए कोर्स में नहीं होती, इसलिए डीबी को देख के परेशान नहीं होइएगा, डीबी को छोड़ दीजिएगा। सीधा सीधा रेशो कैलकुलेट कर लें। रेशो किस चीज का है तो जरा सुनिएगा। कह रहे हैं लीनियर अटीन्यूएशन 1.2 है, यानी म्यू की वैल्यू बेटा 1.2 है। पैरेलल बीम थिकनेस 3.5 सेंटीमीटर है, एक्स बेटा 3.5 सेंटीमीटर है। कैलकुलेट क्या करना है, इंटेंसिटी ऑफ बीम आफ्टर पासिंग थ्रू लेयर ऑफ एयर। इसका मतलब है एटीन्यूएटेड इंटेंसिटी का रेशो पूछ रहा है। एटीन्यूएटेड इंटेंसिटी का रेशो पूछ रहा है। थोड़ा सा मैं क्विक हो गया हूँ। म्यू की वैल्यू गिवन है, एक्स की वैल्यू गिवन है, सिर्फ ये रेशो कैलकुलेट करना है। मैं मार्किंग स्कीम भी बेटा इसकी भेज रहा हूँ, सवाल भी आपको भेज रहा हूँ, होमवर्क है जो सीधा सीधा काम है, समझा के भगा रहा हूँ, आज खत्म करना है बेटा इसको। सीटी स्कैन का सवाल बार बार आता है पेपर में, आपने खुद से लिखना है। ये वाली चीज है बेटा कोर्स में नहीं है। अब ये वाली चीज कोर्स में नहीं है, सिलेबस में, वरना हम आपको ये भी पका रहे होते कि ये किस तरह काम करता है। अच्छा जी, उसके बाद ये वही वाले सवाल है, अल्ट्रासाउंड, मेडिकल डायग्नोज, सारी की सारी वही चीजें हैं, इसमें कोई नई बात नहीं आ रही कि मैं आपको समझाऊं। ये सवाल भी बेटा मैं आपको होमवर्क देना चाह रहा हूँ, आप अच्छे बच्चे बने और एटलीस्ट 2017 तक सारे क्वेश्चंस करें। तो ये सवाल आप आराम से कर सकते हो, ना कर पाए तो मुझसे करा लें कल। अच्छा जी, ये मैं यहाँ पे स्टॉप कर रहा हूँ, और स्टॉप करके मैं आपको कुछ अल्ट्रासाउंड के बहुत मुश्किल सवाल दिखाना चाहता हूँ। और जो बहुत मुश्किल सवाल है वो काफी पुराना सवाल है, लेकिन मेरे ख्याल है आपको कराना चाहिए। क्वेश्चन नंबर ये वाला 3, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 3 कराने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 कराने से में मसला क्या आएगा, तो जरा मसला सुनिए। मसला भाई ये है कि जरा ये बताइए मारिया, अगर आपको हम शामिल करें सवाल में, क्योंकि क्वेश्चन ही ऐसा है। मारिया बेटा ये बताइए, जो अल्ट्रासाउंड एंटर हो रही है इट इज आई नॉट, और ये मसल तक पहुंच गई, मसल तक पहुंच गई, मसल पूरा क्रॉस करके चली गई। जब मसल पूरा क्रॉस करके पहुंच जाती है तो यहाँ पे जो इंटेंसिटी होती है मैं इसको लिखता हूँ आई ए। आई ए का मतलब एटीन्यूएटेड इंटेंसिटी। मारिए सिर्फ ये बताओ, एटीन्यूएटेड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना हो तो कौन सा फार्मूला लगाते हैं? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही आपने बता दिया, बेहतरीन बताया आपने। ठीक है। अच्छा मारिए आप ये बताइए, इसी बाउंड्री से अल्ट्रासाउंड टकरा कर वापस आ रही है, जो टकरा कर वापस आ रही है उसको मैंने लिख दिया आई आर। ऑल दो कि इसको फिर मैं आई आर डैश लिखना ज्यादा पसंद करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे आई आर फिर कुछ और भी हो जाता है। आई आर अपॉन आई ए। ठीक है। जो रिफ्लेक्टेड अल्ट्रासाउंड होती है उसे कैलकुलेट करने के लिए क्या कैलकुलेट कराते हैं? जी सर, अल्फा, अल्फा कैलकुलेट कराते हैं, बिल्कुल सही आपने बोला। Z2 - Z1, Z2 + Z1 होल स्क्वायर वाला। अच्छा मारिया आप ही बताइए, ये अल्ट्रासाउंड वापस आती रही आती रही आती रही, मैंने इसको यहाँ पे रिसीव कर लिया, फाइनली रिसीव कर लिया। तो जो मैं फाइनली रिसीव करता हूँ उसका रेशियो अगर मैं आपसे पूछूं, फाइनली रिसीव करता हूँ तो उसके लिए क्या करते हैं बेटा मारिया? हाँ हाँ, बोले बोले बोले, बहुत अच्छा बता रही हैं दोनों फार्मूले। तीसरे, बिल्कुल सही, इसका मतलब है आपने सारा सबक अच्छी तरह याद कर लिया मारिया, बहुत अच्छी बात है। ठीक है बेटा। अच्छा मारिया को छोड़ के अब अंशरा पे जा रहे हैं, अंशरा भी बहुत अच्छे आंसर करती हैं। अंशरा बेटा ये बताओ कि जो अल्ट्रासाउंड इस मसल और बोन की बाउंड्री को क्रॉस कर गई, इस तरह का मैंने कोई सवाल पहले नहीं कराया है, पर फार्मूला पढ़ाया हुआ है मैंने। ठीक है। हाँ बेटा अंशरा, जो टकराकर वापस जा रही है इट इज अल्फा, जो बाउंड्री क्रॉस कर गई उसके लिए क्या फार्मूला होता है? हाँ, जो बाउंड्री ट्रांसमिट करेगी ना, तो ट्रांसमिटेड थ्रू बाउंड्री डिवाइडेड बाय इंसिडेंट। तो इंसिडेंट आई ए है, बाउंड्री पर इंसिडेंट आई ए है, ट्रांसमिटेड आई टी है।
एंड इट इज 1 - अल्फा। जबरदस्त भाई। ठीक है, तो ये 4 फार्मूलाज हैं जो मुझे लगता है कि मारिया को बहुत अच्छे आते हैं, अनशरा को बहुत अच्छे आते हैं। बाकी बच्चों को मैंने भी अभी चेक करा नहीं, इसलिए मैं कुछ बोल नहीं रहा। लेकिन कल की क्लास में भाई, कल टेस्ट है, कल मैं पहले क्लास कराऊंगा और क्लास कराने के बाद मैं कल टेस्ट लूंगा। और टेस्ट पूरे मेडिकल इमेजिंग का रख लें, पूरी आप चले पूरे मेडिकल इमेजिंग का ना रखें, अल्ट्रासाउंड के न्यूमेरिकल्स का रख लें। अल्ट्रासाउंड के न्यूमेरिकल्स का और अल्ट्रासाउंड की थ्योरी का भी रख लें, क्योंकि थ्योरी का शायद टेस्ट रखूंगा तो आप इस तरह याद कर लेंगे। ठीक है ना, तो अल्ट्रासाउंड की थ्योरी और अल्ट्रासाउंड के न्यूमेरिकल का कल टेस्ट है क्लास पढ़ाने के बाद। सारे बच्चों का सबने पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो आपका अल्ट्रासाउंड अगर हो गया ना, आप यकीन करें मेडिकल इमेजिंग में सबसे ज्यादा सवाल अल्ट्रासाउंड के ही आते हैं। तो ये आपने करके बैठना है। अलबत्ता अभी मैं जो सवाल कराना चाह रहा हूँ, उस क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन बेटा ये है कि इंटेंसिटी ऑफ अल्ट्रासाउंड, आई टी, सारी वैल्यूज गिवन है। क्वेश्चन में पूछ रहे हैं आई टी अपॉन आई नॉट बताएं। आई टी अपॉन आई नॉट यानी ये वाला आई टी और ये वाले आई नॉट का रेशो। तो पहली बात तो ये कि हमारे पास इसका कोई रेशो का फॉर्मूला नहीं है, कोई फार्मूला नहीं है। आई टी अपॉन आई नॉट, इसके रेशो का कोई फॉर्मूला मेरे पास नहीं है। ठीक है, तो हम लोग करेंगे क्या, तो मैं आपको बताऊं सर। करेंगे हम लोग ये कि अगर आपको कैलकुलेट करना है आई टी अपॉन आई नॉट का रेशो, जिसका कोई फॉर्मूला मेरे पास नहीं है, तो मैं कराऊंगा आपको ये कि पहले तो मैं आई ए अपॉन आई नॉट कैलकुलेट कराऊंगा। आई ए अपॉन आई नॉट कैलकुलेट कराऊंगा, नंबर वन। नंबर टू पे मैं अल्फा कैलकुलेट कराऊंगा। जब अल्फा आ जाएगा तो 1 - अल्फा कैलकुलेट कराऊंगा। ठीक है जनाब, पहले ये, फिर ये, और फिर ये। और जब ये भी आ जाएगा तो जरा गौर कीजिएगा, अगर मैं आई टी अपॉन आई ए, आई टी अपॉन आई ए, और जो पहला मैंने निकाला इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये सवाल मैं 85वीं दफा करा चुका हूँ, इसलिए मुझे याद हुआ भाई। आपके लिए यकीनन ये बात अजीब सी होगी, मल्टीप्लाई करा दूं तो आई ए से आई ए कटेगा, और जो बात वो पूछ रहा है वो ऑटोमेटिकली आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है जनाब, तो पूरी बात ये बनी कि हमारे पास आई टी अपॉन आई नॉट का सर कोई फॉर्मूला नहीं है। तो हमें 3 फार्मूले पे जाना पड़ेगा, फार्मूला नंबर 1, फार्मूला 2, फार्मूला 4, और फिर उनको आपस में 1 और 4 को मल्टीप्लाई कराऊंगा, तो जो वो क्वेश्चन में पूछ रहा है वो चीज मुझे मिल जाएगी। ठीक है जी, तो चलें जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आई ए अपॉन आई नॉट निकालने जा रहे हैं, और इसके लिए जो वैल्यूज हैं वो वैल्यूज ये रही। और अगर इसमें से मुझे, मैं इसका स्क्रीनशॉट या तो कर लूँ, क्योंकि ऊपर नीचे स्क्रॉल करने में इतना कर लेते हैं, इससे काम चल जाएगा। तो ज़रा सुनिए भाई, सबसे पहले मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ ये फार्मूला नंबर वन। चले जी, आई ए, और बेटा कोई एक बच्चा कैलकुलेटर संभाल ले। आई ए अपॉन आई नॉट, ये मैंने लिखा बेटा एक्सपोनेंशियल माइनस, मसल के लिए मुझे चाहिए म्यू, तो मसल का म्यू है 23। ठीक, और गौर करना ये है मीटर में, और क्वेश्चन चल रहा है सेंटीमीटर में। ठीक है जनाब, तो या तो दोनों मीटर बनाओ या दोनों को सेंटीमीटर बनाओ। तो ये 23 है, मैं इसको 100 से डिवाइड कर लेता हूँ, तो ये बन गया सेंटीमीटर में। ठीक है जनाब, ये बन गया सेंटीमीटर में, और एक्स की वैल्यू फिर आ गई ये वाली 3.4 वाली। ठीक है जनाब, ये 3.4 वाली आ गई। अच्छा जी, अब इसको जरा सॉल्व करके कोई बच्चा बेटा मुझे बताए क्या आंसर आ रहा है। 0.45, 4 5 के बाद अगला डिजिट 4 5 तो मेरा दिल जा रहा है इसको 4 5 4 6 ले लें। अच्छा जनाब, ये आ गया आई ए अपॉन आई नॉट। ठीक है जी, ये पहला आ गया एटीन्यूएटेड इंटेंसिटी। अच्छा, फिर मैं आपसे बोल रहा हूँ बेटा अल्फा निकाल लें। सर अल्फा होगा Z2 - Z1, और फिर मैं आपसे बोला Z2 - Z1 जब कर रहे होते हैं ना, तो एक्सपोनेंट लिखने का कोई फायदा नहीं होता, वो कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो खाली नंबर लिखें, 6.3 - 1.7, 6.3 प्लस 1.7, और जो रिजल्ट आ जाएगा आखिर में उसका स्क्वायर कर लीजिएगा। जी कश्यप, हमें बताइए क्या आंसर आ रहा है। 0.33। ठीक है जनाब, 0.33, ये आ गया अल्फा। फिर मैंने क्या सिखाया था, 1 - अल्फा निकालेंगे तो ये वाला रेशो आ जाएगा।
तो इसी को 1 माइनस कर दीजिए तो ये बन जाएगा आई टी अपॉन आई ए, दैट इज 1 माइनस अल्फा। कितना बन गया जी? 0.67। ठीक है जी। अच्छा, फिर मैंने आपसे क्या कहा बेटा कि जो हमने पहला रेशो निकाला है और जो हमने अभी आखिरी रेशो निकाल लिया, दोनों को आपस में करा दें मल्टीप्लाई। ठीक है जी, मैं मल्टीप्लाई करा रहा हूँ। तो मैंने लिखा आई ए ओवर आई नॉट मल्टीप्लाई आई टी अपॉन आई ए, दोनों को कर रहा हूँ मल्टीप्लाई, 0.46 इंटू 0.67। ठीक है ना। और जब मैंने इसको ऐसा किया तो सॉल्व करने पर आई ए से बेटा आई ए कट गया, आई टी अपॉन आई नॉट इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर है। अब प्रोडक्ट क्या बन रहा है वो मुझे बता दें। 0.31। ठीक है जी। इससे ज़्यादा मुश्किल सवाल आपको नहीं मिलेगा। इसमें सारी वैरायटी मैंने आपको करा दी, अल्ट्रासाउंड की हर तरह की वैरायटी करा दी है मैंने। सही जी। तो अब मुझे लगता है कि मैं मेडिकल इमेजिंग को फर्दर कंटिन्यू ना करूं, और आप स्टूडेंट्स को, मैंने कल का टेस्ट दिया है और कल के टेस्ट के अंदर मैं जो मैथमेटिकल क्वेश्चन दूंगा ना, वो अनसीन दूंगा, जो आपने देखा हुआ नहीं होगा। मेरे पास एक छुपा हुआ सवाल है, वो भी काफ़ी मुश्किल सवाल है। वो मुश्किल सवाल ही मैं कल दूंगा। मैं रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ।